हेलो एवरीवन। सो फार हमने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुका है और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू राइट अ वेरी गुड आंसर एंड फेच वेरी गुड मार्क्स। ओके, नाउ so ultimately the basic now the climate section of our chapter, that is your all is complete. The slide which is already, all these slides are completed. Now come to the basic main answer, that is your okay कन्वर्बेशन वगैरह मैंने बता दिया था। नाउ आर सो फार हमने टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट में टाउन, सिटी, कॉन्वर्बेशन, मेगापोलिस, मेट्रोपॉलिटन और मिलियन सिटीज़ के बारे में पढ़ चुके थे, है ना, मिलियन सिटीज़। नाउ come to the very next topic, which is the problems of human settlement in developing countries. क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ह्यूमन सेटलमेंट्स में डेवलपिंग कंट्री में, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इन द नेक्स्ट स्लाइड आई पुट दैट क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट में हमें देखना है कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो ह्यूमन सेटलमेंट फेस करता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। नंबर वन, अनसस्टेनेबल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ह्यूमन सेटलमेंट में पॉपुलेशन जो है, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट में पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इफ द पॉपुलेशन एक्सीड्स टू मच विदाउट एनी लिमिट और विदाउट एनी कन्फाइनेशन, then definitely it create a problem. Okay, so when the people migrated from the rural settlement to the urban settlement, in the urban settlement there was a large amount of population was there or is there, and due to which the concentration or highly and the density of population increases, the population as well as population increases, due to which what happened, that the people used to live in the that the population create a very unconditional and very undynamic socio-cultural ड्रॉबैक्स। ओके, नाउ व्हाट इज सोशो कल्चरल ड्रॉबैक? क्या होता है कि जब लोगों में आपस में पॉपुलेशन से ही बहुत सारे आंसर, इसी फर्स्ट पॉइंट में बहुत सारा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं रहता है, जिसके कारण क्रिमिनल्स बढ़ जाते हैं जो कि चोरी करते हैं, यहाँ वहाँ डाका डालते हैं एंड ऑल दैट। तो ये आपकी बुक में बाकायदा मेंशन है ना, बुक में और सरस्वती दोनों में मेंशन है। सरस्वती पब्लिकेशन की जो रिफ्रेशर है या रेफरेंस बुक है। ओके, I am not suggesting you to buy. I am not forcing you to buy it, but it's good. Okay, it's give you a very clear cut gist of this topic, each and every topic of geography and even history. Okay, so the unsustainable concentration of population जो है उसमें हमें ये लिखना है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है अर्बन सेटलमेंट में। और ऐसे में होता क्या है, झुकी है ना, झुकी झोपड़ी, इसका मतलब कि स्लम का इमरजेंस होता है, स्लम इमर्ज होता है, और जिसके कारण होता क्या है कि बहुत सारा जो है लोगों के स्लम इमर्ज होता है, लोगों के पास जॉब नहीं मिल पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब। क्या होता है, लोगों में क्रिमिनल मेंटालिटी इंक्रीज हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे हमें क्राइम देखने को मिलते हैं। दिस मच इज क्लियर नाउ। एंड और उसमें आप एट द सेम टाइम आप लिख सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है और सो एंड सो। ठीक है, इसमें आपको इतना ही डिटेल में लिखना है, और क्रिमिनल आइडियोलॉजीज वाला इसमें मेंशन करेंगे क्योंकि ये बुक में मेंशन है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ कंजेस्टेड हाउसिंग एंड स्ट्रीट। डेफिनेटली जब पता है हमें कि अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली ये कंफर्म है कि कंजस्टेड हाउसिंग एंड स्ट्रीट्स का यहाँ मतलब है कि आप जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो आपस में घर बन जाते हैं, बहुत पास पास घर बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम जाती है, और स्ट्रीट्स और हाउसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास बन जाते हैं। आप चाहो तो एक बार नेट में सर्च करके एशिया का लार्जेस्ट स्लम दैट इज़ धारावी, वहाँ की इमेजेस देखो, और अगर वो नहीं तो इंग्लिश की बुक में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज़ द आउटस्कर्ट दैट व्हेन द देयर वाज हाँ, बैंगल वाला एक चैप्टर है आपका इंग्लिश में, उसमें भी स्लम्स का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है ना, तो आप वो भी देख सकते हो, है ना। तो वो वाले चैप्टर को भी आप देखोगे, इमेजेस देखोगे आप एशियाज़ के लार्जेस्ट स्लम धारावी की या दिल्ली के स्लम्स की, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा सटे हुए घर रहते हैं, मतलब आप आसपास में बहुत ज़्यादा घर बने रहते हैं, कॉम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट, वेरी एक्सेसिव अमाउंट में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट रहती है, और स्ट्रीट्स वगैरह भी बहुत कम जगह बचती है ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा मुश्किल हार्डली आपको मुश्किल से कितना हार्डली आपको मुश्किल से 2 या 3 मीटर का ही क्या मिलता है, जगह मिलती है किसी स्लम्स वगैरह में। ठीक है,
लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑब्वियसली पानी की कमी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मोस्टली कंसनट्रेट ज़्यादा ध्यान नहीं देती है ऐसे सेटलमेंट्स में जो कि क्या हो, इलीगल हो, और स्लम्स वगैरह जो रहते हैं वो इलीगल सेटलमेंट ही रहती है, ठीक है। तो पानी की सुविधा नहीं रहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं रहता है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लैक ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की कमी रहती है। अगर मैं बात करूँ ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा नहीं, गंदा पानी तो कहीं भी मिल जाएगा, बट क्लीन वाटर नहीं मिलता है। उसका रीज़न भी बता दिया है, क्योंकि फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराती है, ठीक है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। ऑब्वियसली जब घर इतने पास पास बने हैं तो कहाँ से है इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से हेल्थ फैसिलिटी और ऑल दैट। गवर्नमेंट के पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो ऐसे ऐसे सेटलमेंट को भी पैसा मदद करे जिनके पास जो कि इलीगल है, ठीक है। तो जस्ट टू मेक अ वेरी गुड एंड जस्ट टू मेक अ वेरी आइडल इन फ्रंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा हेल्प नहीं करती है एज पर माई नॉलेज टू दी स्लम पीपल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज डिस्पोजल, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड फैसिलिटीज़। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अब इतनी पतली कुलिया से क्या कोई गाड़ी निकल पाएगी? ऑब्वियसली नो, है ना। हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, जब इतना गंदगी रहती है, सीवेज डिस्पोजल एंड ऑल दैट हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये कॉमन है वैसे, है ना, ये वाला कॉमन है, इसको आप चाहो तो कट कर सकते हो। वाटर एंड एयर पोल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसके कारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण होता क्या है, अपन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, आपने कई बार देखा होगा, अगर नहीं तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हो, व्हाट देयर वाज वन मूवी, ओके, इंग्लिश मीडियम, है ना। इंग्लिश मीडियम में देयर वाज वन, उसमें एक वो रहता है ना सीन, जिसमें वो पानी के लिए लड़ाई करते हैं वो लोग, तो आप वो चाहो तो वो देख सकते हो, है ना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, डेफिनेटली पानी की काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। और इलेक्ट्रिसिटी के तो लोग मतलब कि एक अच्छा खासा चोरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रहती है ना। ना, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट को आप कई पार्ट्स में क्या कर सकते हो, हेडिंग में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में है आपका डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। पूल ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, ऑब्वियसली अर्बन रूरल से अर्बन एरिया में जब पीपल्स आते हैं तो उनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन, उनके पास ज़्यादा कुछ काम धाम ऐसा रहता नहीं, और रूरल पीपल ज़्यादा एजुकेट कराते भी नहीं अपने बच्चों को, जिसके करते वो जो लेबर्स रहते हैं वो अनस्किल्ड रहते हैं। और वो जब अर्बन सेटलमेंट में आते हैं तो हमें अनस्किल्ड और पुअर सेमी स्किल्ड लेबर मिलते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मोस्टली स्किल्ड लेबर को ही लिया जाता है किसके लिए, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए आज के टाइम पे, है ना। स्किल्ड इंडिया का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा वोग में है ना। ना, सैचुरेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सैचुरेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि सिर्फ कुछ लोगों को ही जॉब मिल पाती है, सभी को नहीं मिल पाती। अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 50 लोगों का सिलेक्शन, यहाँ फर्स्ट स्टेज में 50 का कर लिए, सेकंड में 25 का करे, और थर्ड में पहुँचते पहुँचते मुश्किल से 10 लोग बचे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिवीजन है, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है किसका, जॉब में भी बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है, जिसके कारण कम लोगों को जॉब मिल पाती है। खड़े बहुत सारे होते हैं, जैसे पीएससी का पेपर जो रहता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग, और सिलेक्शन कितनों का होता है, 200 300 400 500, है ना। तो ये भी देखना ज़रूरी है ना। तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट इस तरह से का सेचुरेशन होता है, जिसके चलते लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं रहती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती है। ये दोनों टॉपिक अगर आप चाहो तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, होना ये चाहिए आपका पहला डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सोशो कल्चरल प्रॉब्लम में आप लिख सकते हो लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। देखो, जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास रहने के लिए घर ही नहीं है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, सेटलमेंट नहीं है, कहीं ज़मीन नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइस बड़े हैं ज़मीन के, जिसके चलते वो लोग कहीं रह तो सकते नहीं है ना, है ना, समझ में आ रहा है, रह तो सकते नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं, ऐसी जगह पर रहना जो थोड़ी सी कंजस्टेड और थोड़ी सस्ती हो, है ना। तो वहाँ ऐसी जगहों पर हेल्थ और क्या नहीं मिलती, एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर उनको गाड़ी के लिए अपना पैसा नहीं कमा पा रहे तो वो एजुकेशन कहाँ से देंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, ये भी बता दिया है मैंने। अनबैलेंस सेक्स रेशियो, होता क्या है कि ना अर्बन सेटलमेंट में होता क्या है कि ना रूरल सेटलमेंट आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि मैरिज जो रहती है वो मोस्टली रूरल से अर्बन एरियाज़ में की जा रही है ना। जिसके कारण क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि फीमेल का पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है, मेल का कम रहता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि मेल का ज़्यादा रहता है, फीमेल का कम हो जाता है ना। तो है ना, तो ये जो है अनबैलेंस सेक्स रेशियो का एक एग्जांपल है। इनसफिशिएंट फाइनेंस एग्जांपल में आप स्टेट्स लिख सकते हो, हरियाणा
हरियाणा में मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है और है ना। और अगर चाहो तो तुम लोग आप लोग चाहो तो लिख सकते हो केरला में द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज़ हायर देन द मेल, है ना, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल। ओके, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल, है ना, ठीक है। नाउ इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज होने के कारण ऑब्वियसली, है ना, लोग क्या करते हैं, इनसफिशिएंट, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते जा रही है। लैक ऑफ बेसिक नीड्स, है ना, तो ये आप लोग चाहो तो वैसे 3 मेजर हेडिंग्स में आएगा, इकोनॉमिक, सोशल और ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में आप मेंशन कर सकते हो लैक ऑफ अर्बन बेस्ड डिस्पोजल, है ना, आप डिस्पोज नहीं कर पा रहे हो ढंग से चीज़ों को अर्बन एरियाज़ में, जिसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है। दिल्ली बहुत बेस्ट एग्जांपल है अर्बन सेटलमेंट का, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मुंबई इज़ ऑल्सो द बेस्ट एग्जांपल। ना इम्प्रॉपर सीवेज फैसिलिटीज़, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, घूम के आओ मुंबई और दिल्ली, पता चलेगा, है ना, कि अभी तो मत घूमने जाना फिलहाल, बट एक बारी ना जब यूट्यूब वगैरह में एक बार वीडियो देख सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ सीवेज प्रॉब्लम इज़ फेसिंग बाय द अर्बन सेटलमेंट ऑफ दिल्ली एंड मुंबई। नाउ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद अगर ये ना हो तो क्या मतलब, है ना, तो ये तो होना ही होना है, अल्टीमेटली पोल्यूशन तो होगा ही। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज, ये क्वेश्चन आंसर्स देख लो आप लोग। मैंने यहाँ क्वेश्चन आंसर्स इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग एक बार ये देख लो कि आंसर फॉर्मेट होना क्या चाहिए, ठीक है, एज पर माई नॉलेज और जितना मुझे पता है। और एक्चुअली आई वॉन्ट टू एसोसिएट वन कैविएट हियर, देखो whatever I am explaining you or whatever I am whatever I am explaining you in my according to my perspective and my experience is is maybe it's not important for you, but as per my knowledge it is very important to write answers in this format. If you are able to write answers in this format, then definitely you will fetch a very good marks. Okay, the numbers of toppers write their answers in this basis, and that's why they get a very good marks. Okay, so according to my perspective, okay, and all up to you, but make sure that your notes should be there. There are number of students who are not sending notes to me. आप अपनी पुरानी क्लासेस, आप अपनी पुरानी ऑलरेडी रिटन नोट्स भेज रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट भेजिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो क्वेश्चंस मैं ऐड एक्स्ट्रा में लिखवा रहा हूँ एटलीस्ट वो लिख के भेजो, आपने भले ही नोट्स बना लिए हो, है ना। तो ये याद रखो, क्योंकि मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के ही हिसाब से, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये याद रखना कि 100 का पेपर जब होता है तो 30 तो प्रैक्टिकल चलेगा है, 70 जो बचे ना वो 70 लाना आसान बात नहीं है। उसमें से तुम्हारे 10 नंबर तो मैप में ही चले जाते हैं, और मैप नहीं बना तो तुम्हारे मैप के पूरे 0 नंबर, मतलब कि 60 नंबर का तुम्हारा पेपर है, उसमें से भी 5 नंबर तुम्हारे वैसे कट जाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव सही नहीं दिया तो, ठीक है। तो ये याद रखो कि अगर पूरे 70 में से 70 लाना है तो टू बी ऑनेस्ट जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अलॉन्ग ईदर साइड ऑफ रोड, रिवर्स और कैनल्स। कौन सा आंसर होगा, लीनियर, क्योंकि लीनियर सेटलमेंट में डेवलप्ड आइदर ऑन द रोड्स, रिवर्स और कैनल्स, यस इट इज़ लीनियर, ठीक है। इस तरफ से रोड निकल रही है, या तो वो रोड के बदले पानी नदी बह सकती है और यहाँ घर बने हैं और यहाँ ट्रेन की पटरी निकल रही है, लीनियर सेटलमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेट्स इन रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट में प्राइमरी एक्टिविटी विच इज़ also known as agriculture, fisheries and all that. Okay, now come to the next topic. In which of the following regions has the oldest well documented urban settlement found? Oldest well documented, सबसे पुरानी और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज सेटलमेंट किस जगह पर पाई गई है? आपने हिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है तो बिना सोचे समझे याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन विच इज़ फाउंडेड बाय Rakhal Das Banerjee and Rai Bahadur Dayanand Sahni in 1921 and 1922 respectively. 1921, 22 or 21 respectively. How many of the following cities in India have attained the million status at the beginning of 2006? इंडिया की कितनी सिटीज़ ने मिलियन स्टेटस, मतलब कि 10 लाख जनसंख्या वाली सिटीज़ बन गई थी, ठीक है, 40, द आंसर इज़ 40, ये ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हाउ वुड यू डिफाइन अ सेटलमेंट? आप सेटलमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, है ना। तो अ सेटलमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लेस इनहैबिटेड मोर और लेस परमानेंटली, ये मैंने बताया था। इट में इंक्लूड टेम्पररी कैंप्स ऑफ हंटर्स और हर्डर्स एंड ऑल्सो परमानेंट सेटलमेंट कॉल्ड विलेज, टाउन, सिटीज, लार्ज एग्लोमरेशन। ओके, नाउ गेट माई पॉइंट, मार्क माई पॉइंट दैट इफ़ यू आर नॉट, इफ़ यू हैव नो लॉट्स ऑफ टाइम, अगर आपको 1 मार्कर या 2 मार्कर में क्वेश्चन आ रहा है और आपके पास मुश्किल से 5 या 10 मिनट बचे हैं लास्ट के, तो
तो आप चाहो तो व्हाट वुड यू हाउ वुड यू डिफाइन अ सेटलमेंट में आप ये लिख सकते हो सेटल वेयर द पीपल लिव्स एंड फटाक से डायग्राम बना के बता दो परमानेंट और टेम्पररी, है ना। तो उससे क्या होगा, डेकोरेशन करने मत लग जाना अगर लास्ट के 10 मिनट बचे, ये याद रखना, ठीक है ना। अगर टाइम कम बचा है तो आप इस तरह से भी बताओगे, एक लाइन में लिख दो कि सेटलमेंट इज अ प्लेस वेयर द पीपल लिव एंड द ग्रुप ऑफ हाउसेज इज नोन एज सेटलमेंट, इट कुड बी विलेज एंड वॉट एवर, है ना। और उसके बाद ये डायग्राम बना दो 2 नंबर के लिए, तो तुम्हें नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। वॉट आर द बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग सेटलमेंट, क्या क्या बेसिस है, आप उनको क्लासीफाइड कर सकते हो परमानेंट और टेम्परेरी में, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन आप रूरल और अर्बन सेटलमेंट भी बता सकते हो। शेप, पैटर्न और टाइप्स में भी आप क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स सेटलमेंट बता सकते हो। Now, the fourth question is how would you justify the study of human settlement and human geography? आप कैसे बताओगे कि क्यों ज़रूरी है ह्यूमन सेटलमेंट में, ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ना। As we already study in the class 11 that physical geography is a study of physical environment. अब जब एक ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ चुका है, क्यों पढ़ा है, ताकि वो अपनी लाइफ को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके, है ना। आपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा तो आप यही इसलिए पढ़ रहे हो ना, ताकि आप पता लगा पाओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरह से हम एनवायरनमेंट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जब आप जनरेट करते हो तो ह्यूमन सेटलमेंट एक सिंपल सा टॉपिक निकल के आता है। जब ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और अपने लिए पॉसिबल आउटकम्स निकालता है, उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, उसकी स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो कर रहा है उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है ना। तो ये क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट या ह्यूमन ज्योग्राफी। आप चाहो तो इसको पॉज करके इस आंसर को लिख सकते हैं, एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, नाउ यदि है तो एक बार रीड कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज बेसिक टू ह्यूमन ज्योग्राफी बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इन एनी पर्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशन विद एनवायरनमेंट. Human settlement in particular area reflects human land association is affected by physical, economic and social factors, availability of water, type of soil, topography, availability of minerals, etc. play an important role in the development of any settlement as it reflects and it's deeply affected by the interrelation between human and physical world. It becomes an important part of human geography. Okay, now वॉट आर रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, आपको रूरल और अर्बन सेटलमेंट क्या है ये बताना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना है। रूरल, दीज आर द रूरल सेटलमेंट बताओ, फिर उसके बाद अर्बन सेटलमेंट, यहाँ सॉरी लिख नहीं पाया है मैंने, तो आप अर्बन सेटलमेंट बताओ क्या है। दीज सेटलमेंट्स आर दोज विच हैव पॉपुलेशन लेस देन 5000 पीपल्स एंड डेंसिटी लेस देन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सो एंड देन आफ्टर यू हैव टू ऑल्सो ओके। तो आप अगर आप ये वाला क्वेश्चन मुझे एक्चुअली काफ़ी okay, sorry, listen here, what happened that rural settlement is here, okay, and urban settlement is here. Once I didn't check it because I have lack of time, so that's why. So rural settlement and urban settlement is here. You have to mention what they are asking you, that what are the rural and urban settlement, mention their characteristic. अब बोर्ड एग्जामर्स या एवेलुएटर ये देखेगा कि इसमें कितने नंबर है। अगर समझ लो इसमें है 2 नंबर और इसमें है 3 नंबर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इन दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक ही बताते जा रहे हो और ये नहीं बता रहे हो तो आपको 3 नंबर मिलके वो छोड़ देगा। इसलिए याद रखना कि आंसर फॉर्मेट ऐसा होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। रूरल सेटलमेंट का लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट का लिखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, है ना। ये 1 2 3 4 गेटिंग इट। तो आप चाहो तो मोस्ट ऑफ रूरल सेटलमेंट का लिखो कि द सेटलमेंट आर दोज विच हैव पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 5000 पीपल एंड डेंसिटी इज लेस देन 400% and more than 75% of people are engaged in primary activity. Now the most of the people are engaged in primary activity, they are directly dependent on land resources for their livelihood. People of villages is less, they have less density of people, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, they have lack of both economic and social infrastructure, they depend on the urban areas for obtaining manufactured consumer goods whereas they are providers for the primary conducts और प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ द अर्बन सेटलमेंट में भी आप ऐसे ही लिखेंगे और उसके बाद आपको 5 नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे, है ना। तो बी प्रिपेयर्ड विथ योर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली द बोर्ड विल डेफिनेटली आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ मोस्टली बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आपकी पूरी आई है। अगर वो व्हाट आर द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट पूछ रहा है तो उसका सिंपल मतलब ये है कि आप रूरल सेटलमेंट के टाइप भी बता सकते हो, आप रूरल सेटलमेंट के डिटेल में भी बता सकते हो, अर्बन सेटलमेंट का भी आप ऐसा ही कुछ करोगे और फिर आप पूरा मेंशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक करोगे, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, वट एवर इट इज़, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा। तो as per my knowledge boards always ask a question which cover the entire chapter. Now the next topic,
Discuss the problem associated with urban settlement in developing countries. As we already discussed, these are the basic problems or major problem, economic problem. Decreasing employment opportunities in rural as well as urban areas, developing the countries, consistently pushing the population in urban areas. Then more enormous migrants population generates a pool of unskilled and semi-skilled forces, which is already saturated in urban area. This increase the pressure on existing infrastructure of the city. ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट ज़्यादा झेल नहीं पाती है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स है या जो भी स्टेट बोर्ड्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है जो लुक आफ्टर करते हैं पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट को, वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन नहीं झेल पाता है और वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ ही जाती है। नाउ सोशो कल्चर प्रॉब्लम ये है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ये है। आप चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो, मैंने उसी को आपको पहले भी इस स्लाइड में दिखा दिया है ना, आप चाहो तो उसको डिटेल में भी बता सकते हैं। So far we completed this chapter, so thank you and stay with me till your next chapter. अब हम next chapter start करेंगे। आप लोग इसकी notes बनाइए और question answers भेजें, है ना। ये याद रखिए कि ultimately I have to report to the office, so जो भी है आप अपना work करें और मुझे बताइए। So far thank you और पढ़ते रहिए, ठीक है, चलिए बाय।